नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, समाज, सरोकार, साहित्य और समकालीन गतिविधियों को समेटे कार्यक्रम उत्तराखंड डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण कृशाली। आज के इस खास प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं उस आवाज से जिसने पीढ़ियों को जोड़ा, संस्कृतियों को संजोया और देश के जनमानस में विश्वास का स्वर बनकर स्थापित हुई। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में देहरादून में आयोजित शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत सम्मेलन में सुर, साधना और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। विगत 13 मई को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी केंद्र देहरादून ने दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून के निदेशक श्री हेमंत बी आड़े एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड के उप निदेशक श्री आर के बनवारी, पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बरदवाल तथा संगीत जगत से जुड़े कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा को भारतीय संस्कृति, संगीत और जन भावनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण विरासत बताया। संगीत संध्या में आकाशवाणी केंद्र देहरादून की कलाकार शरण्या जोशी ने ठुमरी, दादरा और चैती की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तबले पर प्रदीप टटे और हारमोनियम पर माहिर अहमद ने संगत दी। कार्यक्रम के अंतिम चरण में संतूर वादक पार्थो रॉय चौधरी ने रागपुरिया धनश्री की प्रस्तुति देकर पूरे सभागार को सुरमय वातावरण से भर दिया। इस अवसर पर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के अधिकारी, कलाकार, कर्मचारी और बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर सहायक निदेशक श्री रमेश चंद्रा ने सभी अतिथियों और कलाकारों का धन्यवाद ज्ञापित किया। आकाशवाणी के 90 वर्षों पर आयोजित यह संगीत संध्या भारतीय शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक विरासत का एक यादगार उत्सव बन गई। संगीत और संस्कृति से आगे बढ़ते हैं प्रशासन और योजनाओं की दिशा में, क्योंकि किसी भी राज्य के विकास की मजबूत नींव सही आंकड़ों और बेहतर समन्वय पर टिकी होती है। इसी क्रम में भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का देहरादून दौरा महत्वपूर्ण रहा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में डिजिटल जनगणना अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। विगत 14 मई को भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने देहरादून पहुंचकर जनगणना कार्यों की समीक्षा की और स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश भर में मकान सूचीकरण और आवास जनगणना का काम तेजी से चल रहा है। अब तक करीब 70% कार्य पूरा किया जा चुका है। एक ऑप्शन जो आपका लास्ट है कि उसमें मोबाइल नंबर मांगना है और वो इतना कंपल्सरी भी नहीं है। अगर कोई नहीं देना चाहे तो आदमी डरते भी काय को दे करके, लेकिन उसमें यह है कि अगर कोई देना चाहे तो हम उसको नोट कर सकते हैं। उनको ये बताना है कि इसका कोई गलत उपयोग नहीं होगा, कि हम आपका इसका जो भी डाटा हम आपसे ले रहे हैं इसका हम कोई गलत उपयोग या किसी उसके लिए नहीं हो रहा है। सरकार के अपनी जानकारी के लिए, भवन गणना के लिए हो रहा है, जो उसके लिए संकलित किया जा रहा है। अदरवाइज इसका कोई मिसयूज नहीं किया जाएगा। अभी जो भवन जनगणना हो रही है तो काफ़ी अच्छे से सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इसलिए सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। तो जितनी अभी बताया कि ये सारी चीज़ें जो हम उनको जानकारी दे रहे हैं हमारे भवन से रिलेटेड, तो वो एक गोपनीय सीक्रेट रहेगा हमारे और उनके बीच। तो मैं भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चल रही हैं। राज्य में 19 लाख घरों का सर्वे कर लगभग 86 लाख लोगों का डाटा एकत्र किया गया है। देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी जिला अधिकारियों और नगर आयुक्तों से जनगणना कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली गई। पर्वतीय जिलों में भी बेहतर गति से सर्वे कार्य चलाने की जानकारी दी गई। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि इस बार देश में पहली बार डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जनगणना का प्रथम चरण, जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, वह कार्य देश में 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हुआ है। अलग अलग राज्यों को 30 दिन की अवधि चयन करनी होती है, तो उसमें घर घर जा कर के प्रगणक लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं और उस 30 दिन की अवधि के पहले 15 दिन के लिए स्वगणना का भी विकल्प दिया गया है। तो
तो स्वगणना का विकल्प यहाँ भी दिया गया था। उसमें काफ़ी लोगों ने हज़ारों की संख्या में स्वयं ही जानकारी दर्ज की है और उसके बाद 1 महीने के लिए 30 दिन की अवधि के लिए प्रगणक घर घर जा कर के लोगों से जानकारी एकत्र कर रहे हैं और यह कार्य संतोषजनक तरीके से चल रहा है। 24 मई को यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। प्रथम चरण का कार्य जनगणना का कार्य उत्तराखंड में 24 मई को पूर्ण हो जाएगा। डिजिटल माध्यम से डेटा संग्रहण पहले के मुकाबले अधिक तेज, पारदर्शी और सटीक हो रहा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों से फीडबैक भी लिया गया। वहीं देहरा खास में जनगणना कार्य निदेशालय के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन भी किया गया। सरकार का कहना है कि डिजिटल जनगणना से भविष्य की योजनाओं, परिसीमन और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे। समाज और राज्य के विकास में संवाद और विमर्श की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है और जब मीडिया सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़कर विचारों का मंच तैयार करे तो वो केवल खबर नहीं बल्कि दिशा देने का कार्य भी करता है। देहरादून में आयोजित उत्तर जन टुडे सम्मान सम्मेलन मंथन में उत्तराखंड की संभावनाओं और चुनौतियों पर सार्थक चर्चा की गई। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। देहरादून में आयोजित उत्तर जन टुडे मंथन कार्यक्रम में उत्तराखंड के विकास, सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। कार्यक्रम में आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उत्तर जन टुडे द्वारा 10 साल में जो हमारा विजन होना चाहिए उसके बारे में एक गोष्ठी की गई और इसमें जो हमारी उपलब्धियां हैं उस पर भी जो है कई वक्ताओं ने अपना अभिमत साझा किया और आने वाला 10 साल कैसे रहेगा उस पर भी कई जो मंचासीन अतिथिगण हैं तो उन्होंने भी अपने विचार रखे। मेरे ख्याल से इस प्रकार के योजनाएं लगातार होनी चाहिए ताकि एक अच्छा रोड मैप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक अच्छा रोड मैप हम बना सकें, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो। इसमें मेरा सुझाव ये भी रहेगा कि हम सेक्टर स्पेसिफिक गोष्ठी भी हम लोग उसका आयोजन कर सकते हैं। आज मेरे द्वारा 2 जो विषय है जिसमें एक विभाग जिसमें मैं काम कर चुका हूं और एक विभाग जिसमें अभी वर्तमान में कार्यरत हूं, उसके संबंध में मेरे जो विचार हैं मैंने साझा किए। शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग एवं आवास विभाग के संबंध में मैंने अपने विचार साझा किए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंसीधर तिवारी ने समाज में नैतिक मूल्यों और अपनी बोली भाषा के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। ऐसे दोराहे पर खड़े हैं पर अब समय आ गया है कि अपनी जो हमारी विरासत है, उत्तराखंड की एक मजबूत विरासत है, मजबूत संस्कृति है, उससे आने वाली पीढ़ी को जोड़ो और जो हमारी परंपराएं रही हैं उसको भी उनके बारे में उनको बताएं। जो भाषा है, भाषा का संरक्षण करें, भाषा का संवर्धन करें ताकि जो हमारी लोक भाषा है, जो लोक साहित्य है, चाहे कोई लोक विधा है, उसका संरक्षण कर सकें और उसको बचा सकें। वक्ताओं ने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना समय की बड़ी जरूरत है। युवाओं की चिंताओं को लेकर ये राज्य बना है। इस राज्य का मकसद था कि इसके अपार संसाधनों को किस तरह से हम युवाओं के हाथों में सौंपें और इसको एक नई दिशा दें। जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि उत्तराखंड का दशक, और इस दशक के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम समय समय पर जनता के बीच में ले जाते हैं इस पत्रिका के माध्यम से। और जिस तरह से कि आज सीमाओं से भी चिंतित है देश कि किस तरह से सीमाओं में हम डिफेंस करें, क्या भूगोल है सीमाओं का जिससे कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हो, तो इन अवधारणाओं को भी इसमें हम समाहित करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और इसमें सफलतापूर्वक 10 साल आज इस उत्तर जन टुडे ने कंप्लीट किए हैं, जो हमारे लिए गौरव की बात है।
कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड की चुनौतियों और संभावनाओं पर सकारात्मक विमर्श तैयार करना और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित करना रहा। इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सेवा, साहित्य, पत्रकारिता और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में योगदान देने वाली 17 विभूतियों को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं ये उन लोगों को जो कि अपने अपने क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं, और मेरे को सम्मानित किया गया है रिवर्स माइग्रेशन पर काम करने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 2021 में अपने गांव गया, वहाँ पर जो हमारी खेती थी, जो कि उस पर कृषि नहीं हो रही थी, उस पर मैंने और मेरी पत्नी बीना ने काम शुरू किया। आज हमारी 40 से 45 नाली ज़मीन जो है उस पर फसल उग रही है, और हम हर तरीके की फसल, चाहे वो हमारी कन्वेंशनल हो या अभी हमने बीच में कुछ पेड़ वगैरह भी लगाए हैं, फलदार वृक्ष, तो उन पर हम काम कर रहे हैं। मैंने 38 साल तक दूरस्थ क्षेत्रों में सर्विस किया। गरीब बच्चों के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी बिताई है और उनकी सहायता की है, उनके साथ अपने से बच्चों का जैसा व्यवहार किया है, जिसके कारण मुझे 2009 में राज्य पुरस्कार मिला है शिक्षा के क्षेत्र में। और मेरा जो जीवन है ये समाज के लिए समर्पित है। मैं सबकी सेवा करना चाहती हूँ और करती हूँ। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षाविदों, साहित्यकारों, पत्रकारों और समाज सेवियों ने सहभागिता कर राज्य के विकास और सामाजिक जागरूकता से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उत्तराखंड अब सांस्कृतिक और व्यापारिक आयोजनों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। देहरादून के रेसकोर्स क्षेत्र में आयोजित थाईलैंड फेस्ट एवं एक्सपो में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति और व्यापारिक संभावनाओं की आकर्षक झलक देखने को मिली। इस आयोजन पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून के बन्नू स्कूल परिसर में आयोजित थाईलैंड शॉपिंग फेस्ट में इन दिनों लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 15 मई से 25 मई तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल में लोगों को एक ही स्थान पर विदेशी और भारतीय उत्पादों की शानदार विविधता देखने को मिल रही है। फेस्टिवल में थाईलैंड सहित कई देशों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां विदेशी ज्वेलरी, सजावटी सामान, मलेशियन एंटी टार्निश ज्वेलरी और प्रसिद्ध दुबई चॉकलेट आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं भारतीय उत्पादों में सहारनपुर का लकड़ी का फर्नीचर, राजस्थान का मार्बल और हस्तशिल्प उत्पाद लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। फेस्टिवल का उद्देश्य लोगों को अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय हस्तशिल्प व उत्पादों का बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना है। आयोजन स्थल पर खरीदारी और घूमने की बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे परिवारों, महिलाओं और युवाओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों का कहना है कि ऐसे आयोजन पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ विभिन्न देशों और राज्यों की संस्कृति और कला को जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है अकीरा ब्रांड का स्टीम आयरन है। इट्स मल्टीपर्पज मैजिक स्टीमर है। साथ काम करता है, आयरन के साथ बहुत सारे काम करता है। कैसा भी फैब्रिक आप आयरन करते हैं सिंगल टेम्परेचर पे, कपड़ा जलेगा नहीं। जल गया तो अश्योरेंस है, हमारा कॉन्टेस्ट भी है, कपड़ा जलाओ सिंगापुर जाओ। और इट्स क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है, आयरनिंग के लिए यूज होता है, ब्यूटी हेल्थ के लिए है, फेशियल कर सकते हैं, ऑल इन इट्स मल्टीपर्पज डिवाइस। महिलाओं द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, जिसका नाम है दामांते। और दामांते एक ऐसा ब्रांड है, महिलाओं ने जो हर चीज़ नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस से लेके बनाई है, जिसकी वजह से इवन माइग्रेन पेशेंट भी इसको लगाते हैं तो उनका सर का दर्द खत्म रहता है, उन्हें दर्द नहीं आता। 24 घंटे खुशबू आपके साथ रहती है। और क्योंकि ये परफ्यूम नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं तो एलर्जी से कोसों दूर। इसलिए ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जो अपने आप को बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलर्जी उनके साथ है। हमने आप सबके लिए स्पेशल अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट्स लाया है, जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होता है, बिना केमिकल, बिना प्रोसेस, सब नेचुरल होता है। तो हम लोग 15 से 22 तक हमारा इधर एग्जीबिशन है। हमारा शुक्र है अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग हमारे साथ अच्छा इंटरेक्शन कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं हमें, तो हमें बहुत खुशी मिलता है। तो हम आपका सबका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप भी आ जाए और हमसे स्पेशल ड्राई फ्रूट्स ले जाए। ये सारा दुबई का बगलावा है, अलग अलग वैरायटी है, सारे हनी और ड्राई फ्रूट से बनता है, शुगरलेस एगलेस होता है सारे। तो 25 तक चलेगा ये एग्जीबिशन। तो वेट कर रहा हूँ आप सबके लिए, वेलकम है सब लोगों के लिए। हम आए हैं चंडीगढ़ से, यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट वैरायटी लेके सूट्स की,
यहाँ पे मेरे पास आपको जामदानी के सूट्स मिल जाएंगे, मल कॉटन के सूट्स मिल जाएंगे। ये जो इवेंट है ये स्टार्ट हुआ है 15 मई टिल 25 मई में तक रहेगा थाईलैंड फेस्ट। और इसमें आपको बहुत डिफरेंट वैरायटी मिल जाएगी सूट्स की, बहुत ही रीजनेबल रेंज के। स्टार्टिंग जो है सूट्स की वो 1000 रुपीज से लेके 10,000 तक के सूट्स है मेरे पास। और अब बात साहित्य की, क्योंकि समाज की संवेदनाएं, उसके विचार और उसकी चेतना शब्दों के माध्यम से ही सबसे गहराई से सामने आती है। देहरादून में आयोजित फुलवारी कार्यक्रम साहित्य प्रेमियों के लिए एक विशेष मंच बना, जहां साहित्यकारों, पाठकों और युवा रचनाकारों ने मिलकर पुस्तक पर चर्चा और साहित्य लोचना की। ऐसे आयोजन न केवल साहित्यिक संवाद को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को पढ़ने और विचार करने की प्रेरणा भी देते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भागती दौड़ती जिंदगी और डिजिटल दौर के बीच जब संवाद सीमित होते जा रहे हैं, ऐसे समय में साहित्य लोगों को जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। देहरादून में आयोजित फुलवारी में चर्चा कार्यक्रम इसी साहित्यिक संवाद का सुंदर उदाहरण बना। फुलवारी यानी विचारों, संवेदनाओं और रचनात्मकता की वह बगिया जहां शब्द केवल पढ़े नहीं जाते बल्कि महसूस भी किए जाते हैं। यह मंच साहित्य, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार श्री रजनीश त्रिवेदी द्वारा संपादित साहित्यिक पत्रिका नवोदित प्रवाह के लोक संस्कृति विशेषांक 2026 पर विशेष चर्चा आयोजित की गई, जिसमें भारतीय लोक संस्कृति, परंपराओं, भाषा और सामाजिक चेतना के विविध आयामों को प्रमुखता से उकेरा गया। चर्चा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति बन चुका है। नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने में साहित्य की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। 17 मई 2026 को आयोजित इस कार्यक्रम में साहित्यकारों, पाठकों और युवा रचनाकारों ने सक्रिय सहभागिता की। फुलवारी में आयोजित इस साहित्यिक संवाद का संयोजन पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी द्वारा किया गया। वक्ताओं ने कहा कि नवोदित प्रवाह का लोक संस्कृति विशेषांक केवल एक पत्रिका नहीं, बल्कि लोक जीवन, संस्कृति और विचारों की उस सतत प्रवाहित धारा का प्रतीक है, जो समाज को संवेदनशील और जागरूक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देहरादून में और उत्तराखंड के जो हिंदी साहित्य के और यहाँ के स्थानीय साहित्य के जो लेखक हैं और जो विद्वान जन हैं, उनका एक हम लोगों ने समूह उनके साथ चर्चा, पुस्तक छांट के वो हम लोगों ने लगभग 4 वर्ष हो गए अब करते प्रारंभ किया था। और हमें बड़ी खुशी है कि ये एक आंदोलन का रूप इसने धारण कर लिया है, फुलवारी में चर्चा, जिसमें हमारे बहुत सारे जो यहाँ के विद्वान हैं वो इस समूह में उनके हमारे को सहयोग मिलता है, उनकी प्रेरणा मिलती है, उनसे वो मार्गदर्शन देते हैं। और आज इस 25वें जो अध्याय है इसका आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें नवोदित प्रवाह हमारे जो संपादक आदरणीय रजनीश त्रिवेदी जी हमारे साथ खड़े हैं, उनकी जो इस विशेषांक कथा लोक साहित्य पे, उस पर आज यहाँ बड़ी एक लोक संस्कृति पे, उस पर आज यहाँ बहुत सार्थक चर्चा हुई। और आशा है कि इसी प्रकार का ये साहित्यिक उत्सव हम और आप सब के सहयोग से आगे बढ़ता रहेगा। विशेष बात यह है कि अभी तक सिर्फ पुस्तकों पर चर्चा होती थी, आज पहली बार एक साहित्यिक पत्रिका के ऊपर चर्चा की गई। और ये पत्रिका भी लघु साहित्यिक पत्रिका है जो निकलती उत्तराखंड से है, देहरादून से है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो पूरे देश में है। पूरे देश के साहित्यिक लोग इससे जुड़े हुए हैं, नवोदित रचनाकार भी हैं और प्रतिष्ठित रचनाकार भी हैं। इस बार का अंक लोक संस्कृति पर है, जबकि पिछला अंक प्रेम विशेषांक पर था। हम इस श्रृंखला को, विशेषांकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे और रचनाकारों को, लोक कलाकारों को इसके साथ जोड़ते रहेंगे। उत्सव का समय है, फुलवारी में चर्चा की रजत जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं आदरणीय रजनीश त्रिवेदी जी की पत्रिका नवोदित प्रवाह के विशेषांक के साथ। तो ये थी आज की उत्तराखंड डायरी, जहां हमने देखे संस्कृति के स्वर, प्रशासन की तैयारी, समाज का मंथन, अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता और साहित्य की संवेदनाएं।
इसी तरह उत्तराखंड की गतिविधियों, उपलब्धियों और विशेष आयोजनों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।